हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के टॉप एमसीक्यू को हल करने जा रहे हैं। ये मेरा पहला वीडियो है और इस तरह के मेरे कई सीरीज चलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा कि मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति की संख्या कितनी बताई। याद रखिएगा, मैकडूगल ने सबसे पहले चूहे पे प्रयोग किया था। चूहे पे प्रयोग स्किनर ने किया था। मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताई और मूल प्रवृत्तियों को ही संवेग कहा जाता है। 14 प्रकार की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वही संवेग का प्रकार होता है, मैकडूगल ने कहा था। मैकडूगल ने सफेद चूहे पे प्रयोग किया था। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन कहां कहां से बने हैं और बन सकते हैं, और मेरे अनुभव जो इतने सालों से पढ़ाने का है उस आधार पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा और जैसे बताया जा रहा है उसको हल करते चलिए। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ। ठीक है, आपको मालूम होगा शिक्षा का अधिकार पहले कानूनी अधिकार था। 2002 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय शिक्षा को अधिकार को कानूनी अधिकार से मूल अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 86 के तहत। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें हम लोग। प्रश्न है दूसरा, भारत में शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ। भारत में शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन भारत में कब लागू हुआ। ये प्रश्न कहाँ से बन रहा है और इसके पीछे और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, सभी को ध्यान से सुनिएगा। राइट टू एजुकेशन भारत में शिक्षा का अधिकार स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय 2002 में बनाया गया, परंतु इसे पूर्ण रूप से 1 अप्रैल 2010 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय लागू किया गया। इसे बनाकर 4 अगस्त 2009 को चेक किया गया कुछ राज्यों में और 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया। यानी आंसर इसका होगा ए, आंसर होगा यानी 1 अप्रैल 2010। ठीक है, और सुन लीजिएगा, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे कानूनी अधिकार से मूल अधिकार बना दिया गया। शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से यानी प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालय यानी कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। दोपहर को मिड डे की व्यवस्था की जाएगी। और मिड डे भारत में कब शुरू हुआ था, 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ था। ठीक है, तो भूलेगा नहीं आपको शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, लिखने की आवश्यकता है नहीं, रिवाइज कर रहा हूँ। 86वां संविधान संशोधन द्वारा भारत में, और उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, और ये कब आया था, 2002 में आया था। ठीक है, पूरे भारत में कब इसे 4 अगस्त 2009 को इसको रेडी करके शुरुआत किया गया टेस्ट करना, और 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 12 अक्टूबर 2005 को अगर पूछ दे तो क्या होगा, 12 अक्टूबर 2005 को भारत में सूचना का अधिकार लागू हुआ। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है। 15 जून 2005 को संसद में कानून बना के सूचना के अधिकार को लागू कर दिया गया था और 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। 28 सितंबर 1993 को मालूम होगा आपको मानवाधिकार। ठीक है, लेकिन मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार कब भारत में लागू हुआ, 28 सितंबर 1993 को, और 15 अगस्त 1995 को भारत में मिड डे लागू किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष या नई शिक्षा नीति भारत में किसकी सिफारिश पर लागू हुआ, तो आप सबको मालूम होगा के कस्तूरी रंगन। आंसर क्या लगाएंगे आप लोग, के कस्तूरी रंगन जो है नई शिक्षा नीति के वर्तमान में अध्यक्ष है, और के कस्तूरी रंगन जो है इन्हीं की समिति से भारत में शिक्षा का अधिकार लागू कर दिया गया। याद रखिएगा, नई शिक्षा नीति लागू कर दिया गया। भारत में प्रथम शिक्षा नीति 1968 में लागू किया गया था। ठीक है,
कंसेप्ट क्लियर है। भारत में पहली बार पुरानी शिक्षा नीति 1968 में, 1968 में, नई शिक्षा नीति भारत में पहली बार 1986 में लागू किया गया, ठीक है। और उसे संशोधित करके अभी 2020 में 31 अक्टूबर 2020 में भारत में इसे लॉन्च किया गया। अभी भारत के सभी राज्यों में लागू नहीं है। भारत का प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है जहां नई शिक्षा नीति लागू है और वहां जो है ये व्यवस्था चालू की जा रही है। 2022 से पूरे भारत में नई शिक्षा नीति लागू कर दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत 5+3+3+4 सिस्टम लागू होगा। अभी कौन सा सिस्टम चल रहा है? 10+2 चल रहा है। किसकी सिफारिश में चल रहा है? तो कोठारी आयोग की सिफारिश में चल रहा है। तो भारत में कोठारी आयोग कब आया? तो भारत में कोठारी आयोग 1964-65 में आया, ठीक है। दो चीज याद रखिएगा, किसकी सिफारिश पे अभी जो है नई शिक्षा नीति से पहले अभी शिक्षा व्यवस्था चल रहा है तो कोठारी आयोग। 2022 के बाद या नई शिक्षा नीति की जब लागू हो जाएगा तो किसकी सिफारिश पे चलेगा? तो के कस्तूरीरंगन के सिफारिश पे चलेगा, ठीक है। ये हुआ प्रश्न की बात। अब देखते हैं यशपाल समिति राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम भारत में जो लाया प्रोफेसर यशपाल लाए और ये भूतपूर्व यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्हीं का कथन था कि बच्चे का वजन जितना नहीं है उससे ज्यादा तो बच्चे का बैग का वजन है, ठीक है। झूठा सच एक पुस्तक है जिसको प्रोफेसर यशपाल ने लिखा था। इनके विषय में जो मैं डिटेल कर दे रहा हूँ, प्रश्न कहीं से बना सकते हैं। इस सभी प्रश्नों को बनाया गया है और जो है आपसे कहीं से प्रश्न बने आपसे गलत नहीं होगा। के सिवान आपको मालूम होगा अंतरिक्ष मैन कहा जाता है और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है। इसरो भारत में इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसरो का मुख्यालय बंगलौर में है, ठीक है। भारत में जितने अंतरिक्ष कार्यक्रम होते हैं उसकी देख रेख कौन करता है? इसरो करता है, ठीक है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवान। इसके पहले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल थे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का 2020 में नाम बदल के क्या रख दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय नाम बदल दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 2020 में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम क्या रखा गया है? अभी आपने आपको बताया। तो 20 में भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया है, ठीक है। याद रखिएगा 1986 में शिक्षा मंत्रालय नाम रखा गया था तो कांग्रेस ने क्या किया? शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल के मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया। 2020 में फिर भाजपा जब सरकार आई तो उस मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के जो है पुनः शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। यानी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है तो APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। क्लियर है आपको? भारत में शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 देखते हैं, 5वां है। अरे इसके विषय में देख लीजिए, साक्षरता विकास मंत्रालय या भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब लागू हुआ, ठीक है। ये अगर प्रश्न आ जाए, देखिए खोज विधि के जनक कौन है? तो खोज विधि के जनक कौन है? देखिएगा खोज विधि के जनक आर्मस्ट्रांग है, ठीक है। अब इसमें चारों विषय बता दें आपको। खोज विधि, अनुसंधान विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग। ये परीक्षा में पता नहीं क्यों बार-बार इनको पूछा जाता है। आर्मस्ट्रांग को याद रखिएगा। स्किनर क्रिया प्रसूतन बंधन सिद्धांत दिए थे, आपको मालूम होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने सूच का सिद्धांत दिया था, ठीक है। थॉर्नडाइक ने जो है अभ्यास का सिद्धांत दिया था, तत्परता का सिद्धांत दिया था, प्रभाव का सिद्धांत दिया था, सीखने का सिद्धांत दिया था। खोज विधि या अन्वेषण विधि के जनक क्या हो जाएंगे इसमें? आर्मस्ट्रांग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संज्ञानात्मक विकास का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो याद रखिएगा संज्ञानात्मक विकास का संबंध जीन पियाजे से है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? ये इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास मतलब वह विकास जो बालक अपने जीवन में स्वयं के अनुभव के द्वारा किया, यानी सब कुछ वो नए सिरे से बनाया हो, उसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। उसी को संज्ञानात्मक ज्ञान भी कहते हैं। यानी बालक जब जलती हुई अंगूठी पे हाथ रखता है और हाथ जल जाता है तो उसे एक अनुभव होता है कि ये इस चीज जलती हुई चीज पे हाथ नहीं रखना है, और क्योंकि ये हाथ जल जाता है और कष्ट होता है। जैसे यह इसको अनुभव होता है उसके अंदर परिपक्वता आ जाती है। यानी कुल मिला जुला के निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि बालक के अंदर एक ज्ञान हो गया कि जलती अंगूठी पे हाथ नहीं रखना चाहिए, हाथ जो है अंगूठी पर रखने पे जल जाता है।
इसी को संज्ञानात्मक ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास या ज्ञान के जनक कौन है? जीन पियाजे। जीन पियाजे को पाइगेट भी कहा जाता है, याद रखिएगा, जीन पियाजे को पाइगेट भी कहते हैं, और जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? देखिएगा, ऐसे प्रश्न आ सकता है। RTE यानी राइट टू एजुकेशन, HR मतलब ह्यूमन राइट्स, SSA मतलब सर्व शिक्षा ज्ञान, मिड डे मतलब ये मिड डे दोपहर का भोजन, मध्याह्न भोजन का हो गया। अब देखिएगा इसमें कौन सुमेलित नहीं है, शुरू करते हैं। मिड डे हमने बताया आपको 15 अगस्त 1995 को पूरे भारत में लागू हो गया, ये तो सही है। सर्व शिक्षा अभियान को 2000 में बनाया गया और 2001 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया, ये भी सही है। मानवाधिकार 28 सितंबर 1993 को लागू किया गया और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को ही भारत विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और RTE है, ई देखिएगा, ई मतलब है एजुकेशन, ये यही आपको समझना है और यही मैं लिख रहा हूँ। ई मतलब लिखा रहेगा तो एजुकेशन यानी राइट टू एजुकेशन, तो ये आपका हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, यानी RTI जब होगा यानी राइट टू इंफॉर्मेशन जब होगा तब ये 12 अक्टूबर 2005 होगा। समझ में आ गया सबको? RTE परीक्षाओं में यही सभी के आता है, RTE RTI। ठीक है, जब RTE रहेगा तो ई मतलब एजुकेशन समझिएगा, यानी राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार, यानी 1 अप्रैल 2010। RTI लिखा होगा, आई मतलब इंफॉर्मेशन मतलब सूचना समझिएगा, यानी 12 अक्टूबर 2005। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में कोठारी आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताया था भी हमने आपको 10+2। ठीक है, 10+2+3, ये सिस्टम किसकी आयोग की सिफारिश में चल रहा है? कोठारी आयोग की सिफारिश में चल रहा है। अभी नई शिक्षा नीति 2022 में पूरे भारत में लागू हो जाएगी, उसमें जो है शिक्षा का क्या होगा? 5+3+4 5+3+3+4 हो जाएगा। 2021 में नई शिक्षा नीति भारत के किस राज्य में लागू है? हिमाचल प्रदेश में लागू है। कितना उसका स्कीम है? 5+3+3+4 याद रखिएगा। ठीक है, कोठारी आयोग की स्थापना कब हुआ था? यहाँ देखिएगा, कोठारी आयोग की स्थापना 1964 और 65 में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। चलचित्र के माध्यम से अधिगम कराना किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? याद रखिएगा, चलचित्र के माध्यम से फिल्म दिखा किसने दिखाया? एक मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है अल्बर्ट बंडूरा। याद रखिएगा, ये सीधे रटे रहिएगा, ये किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षाओं में इनका नाम जरूर देता है, अल्बर्ट बंडूरा का। और देखिएगा अल्बर्ट बंडूरा का आंसर क्या हो जाएगा, अब इसको समझिएगा पहले। चलचित्र के माध्यम से अल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया कि क्लास के बच्चों को 2 भागों में बांट दिया। एक बच्चों को अलग तरह की फिल्म दिखाया, दूसरे ग्रुप के बच्चों को अलग तरह की फिल्म दिखाया, और कुछ महीनों सालों बाद देखा कि उनके अंदर उन्हीं तरह की प्रवृत्ति विकसित हो रही है जिस प्रवृत्ति की फिल्म उन्हें दिखाई गई है। ठीक है, यानी चलचित्र के माध्यम से इकलौता है अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा ने चलचित्र के माध्यम से जो है अधिगम को बताया, और जो भी परीक्षा में इकलौता रहेगा उसका बहुत मान जान रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका आंसर मालूम होगा आपको। इसका आंसर अल्बर्ट बंडूरा ने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 देखते हैं, बालक में स्मृति अक्षमता का संबंध है। स्मृति अक्षमता क्या होता है? यानी बालक किसी कार्य को किसी कारणवश कर नहीं पाता, और क्या कारण है उस कारण को समझ के अध्यापक को दूर करना है, वही कक्षा में अधिगम अक्षमता कहलाता है। ठीक है, देखिएगा, स्मृति अक्षमता यहाँ लिखा हुआ है, स्मृति अक्षमता का संबंध है। डिसलेक्सिया आपको मालूम होगा, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है डिसलेक्सिया, यानी वाज और सा जब लिखा हो तो वाज और सा में बालक जब अंतर नहीं कर पाए उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। एक समान प्रकार के अक्षरों को तो बालक पढ़ लेगा, लेकिन जब हेडिंग से हेडिंग बड़े छोटे अक्षर जब लिखा जाएगा तो वो नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, जब वो नहीं पढ़ पाएगा उसे डिसलेक्सिया बीमारी हो जाएगी, डिसलेक्सिया अधिगम अक्षमता हो जाएगा। इस अक्षमता को जो है तारे ज़मीं पे फिल्म में दिखाया गया है, आप जानते होंगे डिसलेक्सिया
डिस्मॉर्फिया, जब कक्षा में बालक क्या हो कि अपने शरीर के नाक नक्शे आंख रंग रूप की तुलना क्लास के किसी अन्य बच्चों से करता है, इस कंडीशन में उसे डिस्मॉर्फिया कहा जाता है। ठीक है। क्लेप्टोमानिया, देखिएगा चोरी करने की जो आदत होती है क्लास में, इसको क्लेप्टोमानिया कहते हैं। ये सभी अधिगम अक्षमता से मतलब है। यहाँ देखिएगा कह रहा है स्मृति अक्षमता, यानी डिमोसिया इसका आंसर होगा। स्मृति अक्षमता मतलब डिमोसिया, यानी स्मृति का कमजोर होना डिमोसिया कहलाता है। वर्तमान समय में वैज्ञानिकों का कहना है डिमोसिया या स्मृति अक्षमता आने का प्रमुख कारण है मोबाइल, बहुत ज्यादा आवश्यकता से अधिक मोबाइल पे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब चलाना डिमोसिया को दावा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? 2 मिनट आप लोग देख लीजिए कौन सा विकल्प इसमें सुमेलित नहीं है, और तब तक हम इसको मिटाते हैं। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ठीक है। बंदर का प्रयोग किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। चूहा पे स्किनर ने किया था। कुत्ता पे पावलो ने किया था। मटर पे गेगर जॉन मेंडल ने किया था। इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो याद रखिएगा कौन सा विकल्प को थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था। किस पे किया था? बिल्ली पे प्रयोग किया था, इसीलिए इनका ये बंदर नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? बिल्ली होगा। इसलिए पहला आंसर आपका इसमें गलत है, यानी सुमेलित कौन सा नहीं है? यही नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत में शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है। भारत में शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस 11 नवंबर, 5 जून, 8 सितंबर, 5 सितंबर। ठीक है। अब देखिएगा इधर 5 सितंबर को तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, सबको मालूम है। शिक्षक दिवस कौन सा? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 5 अक्टूबर को भी शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को और भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। ठीक है। 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और यानी बच क्या रहा है? यही 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में जो है शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षक दिवस किस महापुरुष की स्मृति में मनाया जाता है? अभी आपको हमने बताया, तो शिक्षक दिवस किस महापुरुष की स्मृति में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में जानते होंगे आप लोग। प्रश्न देख लीजिएगा, शिक्षक दिवस किस महापुरुष की स्मृति में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है। बाकी ऑप्शन के विषय में चर्चा कर देते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में जानते होंगे, प्रकृतिवाद के प्रेमी थे ये, और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु जी की उपाधि दी गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे कि बच्चे को खुले आसमान में पढ़ने दो, रहने दो, प्रकृति में रहने दो। प्रकृति के साथ लगाव ही जो है उसको शिक्षा में विकास के दर को बढ़ाएगा। जैसे प्रकृतिवाद के जनक तो रूसो थे, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृतिवाद के बहुत बड़े समर्थक थे। जैसे आदर्शवाद के जनक तो प्लेटो थे, लेकिन महात्मा गांधी बहुत बड़े आदर्शवाद के समर्थक थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये आपको मालूम होगा, शिक्षा दिवस 11 नवंबर का हो जाएगा इनका। ठीक है, 11 नवंबर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, आपको मालूम होगा। बिहार के गांधी कहे जाते हैं। ठीक है। भारत के अजातशत्रु कहे जाते हैं। इनका जन्म जीरादेई, सिवान जिला, बिहार में हुआ है। कभी कभी ये भी पूछ देता है। और यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 वर्षों तक, 2 कार्यकाल तक रह गए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन होगा, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का चतुर्थ सिद्धांत क्या है? ये तो आपको एकदम रखना पड़ेगा, पक्का पक्का इसमें से एक क्वेश्चन जो है आना ही आना है, और आता ही है। ठीक है। अब देखिएगा, पूर्व इंद्रिय जनित भ्रामक अवस्था, तो आपको मालूम होगा ये जीन पियाजे का प्रथम अवस्था होता है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये द्वितीय होता है, पूरा आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तृतीय होता है। ठीक है। और चतुर्थ होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये आपसे पूछा जा रहा है चतुर्थ क्या होगा? आंसर क्या होगा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर है?
इसी को ही औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था कहा जाता है और मूर्त वाले को अनौपचारिक कहा जाता है। ठीक है, यानी अपना जीवन औपचारिक कर ले। जैसे स्कूल में आप जाते हैं तो औपचारिक शिक्षा होता है, लेकिन वही शिक्षा जब आप घर पे ग्रहण करते हैं तो अनौपचारिक शिक्षा, सिस्टमेटिक जो कार्य करेंगे औपचारिक हो जाएगा। यानी चारों अवस्थाओं में जिसका जीवन सिस्टमेटिक रहेगा, अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था का जो बालक रहेगा उसका जीवन क्या होगा, सिस्टमेटिक रहेगा, इसलिए इसे अनौपचारिक कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं और 16 देखते हैं। 16 है कि वर्तमान में बालक की जीवन प्रत्याशा कितनी है। अभी ये एग्जाम हुआ था, उसमें एक प्रश्न आया था उनका, वर्तमान में बालक की जीवन प्रत्याशा कितनी है। तो याद रखिएगा, जीवन प्रत्याशा मतलब होता है बालक के अधिकतम जीवन की जीने की उम्र। जैसे वैदिक काल में जब शिक्षा प्रारंभ हुआ, भारत में वैदिक काल में शुरू होता है। आपको मालूम है भारत की शिक्षा दीक्षा या ऐतिहासिक काल वैदिक काल से लिया जाता है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं और 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल को वैदिक काल कहते हैं और दोनों को मिलाकर उत्तर वैदिक काल कहते हैं। दोनों को मिलाकर वैदिक काल कहा जाता है। भारत में वैदिक काल से ही शिक्षा प्रारंभ हुआ। उसके बाद तमाम जैन बौद्ध धर्म की शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा, आधुनिक कालीन शिक्षा आया, जो आगे कभी समय आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। जितने क्वेश्चन को हल करा रहे हैं इंपॉर्टेंट है और एकदम ऑनलाइन में आप लिख जाओ, निश्चित देखना आपकी परीक्षा में आएगा। ये मेरा 8-9 साल के पढ़ाने का अनुभव है। दूसरी बात कि हम लोग की टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र 10 रुपए में। सोचो, आप सोच नहीं सकते। लिंक में सॉफ्टवेयर दिया गया है, आप इंस्टॉल कर लीजिए और मात्र 10 रुपए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसे आपको 10 रुपए पेड करके आप 1 महीने के लिए टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, टेस्ट की कीमत तो 100 रुपया है, लेकिन अभी यूँ समझ लीजिए कि मार्केट में लोग जाने इसके लिए इस 100 रुपये को न रख के मात्र 10 रुपया रखा गया है, इसलिए आपको ये ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसका रेट अभी आगे चल के 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में भारत की बालक की जीवन प्रत्याशा कितनी है, इसका आंसर हो जाएगा 60 से 65 साल। तो मैं कह रहा था वैदिक काल की जीवन प्रत्याशा 100 साल मानी जाती थी। जैसे आप देखते होंगे शिक्षा ग्रहण करने का पहले जो है 4 भागों में बांटा गया था जीवन काल, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, यानी जीवन को 4 भागों में बांटा गया था और जीवन प्रत्याशा उस समय 100 वर्ष थी। ये जब आंकड़ा निकाला गया था तो 60 से 65 साल थी। आज अगर आंकड़ा निकाल दिया जाए तो इतना दूषित वातावरण हो चुका है कि जीवन प्रत्याशा इससे भी कम निकलेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है डिटेल, आदित्य क्लासेज अमन सर सॉफ्टवेयर का नाम है, डाउनलोड कर लीजिए और अपने डेबिट कार्ड से 10 रुपए का टेस्ट सीरीज आप CDP वाली खरीद लीजिए। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलते रहेंगे। वैसे मैं भी निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ और आपको हल कराता रहूंगा। चलिए आते हैं हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या कह रहा है, अवधान शब्द का तात्पर्य क्या है। देखिए समझाते हुए मैं आपको बता रहा हूँ अवधान क्या होता है। अवधान मतलब होगा अटेंशन। अटेंशन मतलब क्या होगा, ध्यान। याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछता है। अवधान मतलब क्या लगाएंगे आप, अवधान मतलब क्या, अटेंशन। ठीक है, और टेंशन मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान। ठीक है, ये आपका ध्यान हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि उड डिस्पैच का भारत में लॉर्ड डलहौजी के समय भारत आया। ठीक है, इसका संबंध किससे है, क्या प्रश्न आ रहा है, उड डिस्पैच पहली बात कब आया, ये प्रश्न आ सकता है। तो याद रखिएगा, उड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी के समय आया, 1854 में आया। ठीक है, ये प्रश्न है और ये कह रहा है कि भारत आया जिसका संबंध किससे है, तो 1854 से। सीधे याद रखिएगा, इसको आप ऐसे रट जाइएगा, उड डिस्पैच 1854 में आया। इसके विषय में बता दूं आपको कि उड डिस्पैच 1854 में जो आया लॉर्ड डलहौजी के समय आया। भारत में पहली बार स्त्री शिक्षा के लिए आया। याद रखिएगा, भारत में पहली बार स्त्री शिक्षा के लिए आया। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी भारत का मानवाधिकार पत्र कहा जाता है। 1854 को एक्ट को। इसके बाद आते हैं हम लोग 19 पे आते हैं। 19 देखिएगा, 19 है वर्धा शिक्षा योजना या बुनियादी शिक्षा योजना महाराष्ट्र में महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। ठीक है, यानी महात्मा गांधी द्वारा वर्धा शिक्षा योजना दिया गया और किस वर्ष दिया गया, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वर्धा शिक्षा योजना 1937 में दिया गया।
और इसके विषय में जो प्रश्न और आ सकते हैं मैं बता दूं आपको। 1937 में महात्मा गांधी ने क्या किया कि भारत के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग थे उनका एक सम्मेलन किया। सम्मेलन कहाँ किया? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया, जो वर्धा जिला महाराष्ट्र में था। और यहीं पर उन्होंने बुनियादी शिक्षा लाया। बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य था कि पढ़ाई के साथ कमाई। उस समय भारत में 1937 में बहुत गरीबी थी। इसको देखते हुए महात्मा गांधी का ये टॉप मोस्ट का जो कार्यक्रम था और ये सफल भी रहा। लेकिन आगे चल के कुछ वर्षों में एक ही चीज बार बार रिपीट होने पर, नवीनीकरण न आने के कारण यह जो है सफल नहीं हो पाया। तो प्रश्न क्या आता है कि वर्तमान में बेसिक शिक्षा की नींव किस योजना से पड़ी? तो बुनियादी शिक्षा योजना से पड़ी। बुनियादी शिक्षा योजना किस सन में आया? 1937 में आया। कौन लाया? महात्मा गांधी लाए। कहाँ से शुरू किए? वर्धा जिला से शुरू किए, महाराष्ट्र से शुरू किए। कितने साल के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी? तो 7 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। उद्देश्य क्या था? पढ़ाई के साथ कमाई। कभी मौका आएगा तो इसके विषय में डिटेल आपको हम बताएंगे। जैसे ये था इसमें कि बच्चे आधे दिन तक काम करेंगे, आधे दिन के काम करने के पढ़ाई करेंगे और आधे दिन के बाद वो काम करेंगे, और जो पैसा आएगा, इनकम होगा, उसी से जो है विद्यालय का खर्च, शिक्षकों का जो है वेतन चलेगा। इसमें हुआ क्या कि अध्यापक का मन अब पढ़ाई से ज्यादा बच्चों के कमाई में लग गया। ठीक है, पहली गलती हो गई। दूसरी, जो बुनियादी शिक्षा में जो कार्यक्रम रखे गए थे जो बनाने का, वो शहरी क्षेत्रों में ठीक नहीं था, लोग पसंद नहीं करते थे। और एक ही चीज को बार बार बनने के कारण, उसमें नवीनीकरण न आने के कारण वो जो है आगे चल के ये योजना जो है पूर्ण रूप से सफल नहीं रही। याद रखिएगा 1937 ऑब्जेक्टिव बोर्ड के क्वेश्चन जो है आते हैं, जो उसमें मैं आपको हल करा दे रहा हूँ, उसी से आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपकी कक्षा में राधा की उम्र 10 वर्ष है, वह बाल अवस्था के किस उसका विभाजन कर सकते हैं, किस अवस्था में उसका विभाजन कर सकते हैं? देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। 10 वर्ष की है, 10 वर्ष की है तो किस में आ जाएगी? बाल्यावस्था में आ जाएगी। अब इसमें तो बाल्यावस्था भी दिया है और पूर्व बाल्यावस्था भी दिया है, उत्तर बाल्यावस्था भी दिया है। तो यहाँ क्या करेंगे? आंसर क्या लगाएंगे हम लोग? 10 वर्ष की है तो उत्तर बाल्यावस्था हम लोग लगा देंगे। उत्तर बाल्यावस्था क्यों लगाएंगे इसको समझिएगा। ठीक है, अब देखिएगा एक चित्र हम बना रहे हैं, और इस चित्र के माध्यम से अगर किसी बालक के जीवन को 4 भागों में बांट दिया जाए और इसको हम कह दें कि जो है 0 से लेकर 5 वर्ष की अवस्था शैशव अवस्था है। प्रश्न है बाल्यावस्था का, तो मान लीजिए 5 वर्ष पूरा हो, 6 वर्ष का हो या 12 वर्ष का हो, इसको बोलेंगे बाल्यावस्था। ठीक है, अब देखिएगा इस अगर बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट दें हम, तो 2 भागों में बांटेंगे तो इसका बीच क्या आएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 से 9 वर्ष के काल को बोलेंगे पूर्व, यानी पूर्व बाल्यावस्था, और 9 से 12 वर्ष को बोलेंगे हम लोग उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, दोनों में देखिएगा अंतर क्या है। ये पूरा जो है बाल्यावस्था है, इसको 2 भागों में बांट देते हैं तो पहले वाला पूर्व आएगा, उत्तर बाद वाला उत्तर आएगा। ये उम्र प्रश्न पूछ रहा है 10 वर्ष है, यानी 10 वर्ष किस में आएगा? इसमें आएगा। और यानी ये 10 वर्ष ऐसे ना, 6 7, इसको 7 ले लो, इसको 8 कर लीजिए, इसको 9, इसको 10, इसको 11 कर लीजिए, तो 10 वर्ष किस में आएगा? उत्तर बाल्यावस्था में आएगा। ये समझने वाला प्रश्न है। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो, डाउट हो, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी फिक्स एक टाइम होने वाला है। अगर आप सब लोग को वीडियो अच्छा लगे तो बताइएगा। तो एक फिक्स टाइम पे प्रतिदिन मैं आपसे लाइव होऊंगा और जो भी प्रश्न होगा आप उससे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं भारत में बेसिक शिक्षा की नींव किस शिक्षा योजना से बनी हुई। मैं बताया आपको, तो भारत में बेसिक शिक्षा की नींव किस शिक्षा योजना से पड़ी? तो बुनियादी शिक्षा योजना से पड़ी। 1937 में इसके बारे में आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सन 2002 में प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय शिक्षा के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको बनाया गया? ये भी आपको बता चुके हैं। 86वां संविधान संशोधन, यानी 2002 में कानूनी अधिकार से मूल अधिकार बना दिया गया। भाजपा की सरकार चल रही थी, लेकिन ये लागू तब हुआ जब कांग्रेस की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया गया और
जो है कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिया गया। इस शिक्षा के अधिकार के तहत किसी भी बालक को फेल नहीं करना है, किसी भी कारण से किसी भी बालक को एडमिशन से रोकना नहीं है, किसी भी बालक को किसी भी उम्र में यानी 14 साल के अंदर जब भी अब वो आएगा तो उसकी उम्र के अनुसार जो है उसको कक्षा में प्रवेश देंगे। उसके बाकी की कक्षा का जो है अलग से अतिरिक्त समय देकर अध्यापक को पूरा करना है। ठीक है, अध्यापकों की ड्यूटी प्राकृतिक आपदा, जनसंख्या, जनगणना को छोड़कर जो है किसी अन्य कार्य में नहीं लगाना है। विद्यालय में कार्यशाला प्रबंध समिति की स्थापना होगी, जिसके अधिकारी समय समय में विद्यालय आएंगे और विद्यालय में जो कमियां होंगी उसको देखेंगे। ये सब जो है शिक्षा के अधिकार के तहत बताया गया था। आगे इसको डिटेल आपको हम बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, जिसके अंदर केंद्र और राज्य की शिक्षा में सहभागिता क्या होगी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। समवर्ती सूची आप जानते होंगे, वह विभाग या वह सूची जिसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों देखता है, उसे समवर्ती सूची कहा जाता है। शिक्षा हुआ, वन हुआ, ठीक है, ये समवर्ती सूची में दिया गया है। तो कह रहा है कि केंद्र, याद रखिएगा, केंद्र की जब बात आएगी तो हमेशा केंद्र क्या करता है, 65% खर्चा करता है शिक्षा में, और राज्य क्या करता है, राज्य 35% खर्च करता है। यानी केंद्र राज्य की सहभागिता क्या हो जाएगी, 65 संबंध 35, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। देखिएगा, प्रोफेसर यशपाल का संबंध भारत के किस शिक्षा योजना से है? वीर ने बताया आपको, प्रोफेसर यशपाल का संबंध भारत में जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम 2005 से है। ठीक है, प्रोफेसर यशपाल ने ही कहा था कि भारत में जितने बच्चे का वजन नहीं है उससे ज्यादा उसके बैग का वजन है। ठीक है, प्रोफेसर यशपाल समिति। प्रोफेसर यशपाल जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। झूठा सच इनकी कृति है, पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। आवश्यकता या मांग का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? आवश्यकता या मांग का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो मैस्लो से संबंधित है। 1954 में मैस्लो ने जो है इस सिद्धांत को दिया था, 1954 में दिया था। और मैस्लो कहाँ के थे? अब्राहम मैस्लो अमेरिका के थे, यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, 26 पे आते हैं। देखिएगा, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक द्वारा स्थापित किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला याद देखिएगा, डब्ल्यू उंट के द्वारा स्थापित किया गया। क्लियर है? अब क्या पूछेगा, उत्तर प्रदेश में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ खोला गया? तो इलाहाबाद लगा दीजिएगा। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ खोला गया? कलकत्ता लगा दीजिएगा। और सबसे पहले जर्मनी में प्रयोगशाला खुला था, डब्ल्यू उंट के द्वारा खोला गया था। और विलियम जोन्स के विषय मनोविज्ञान के जनक है। प्राचीन मनोविज्ञान के जनक पावलो है। व्यवहारवाद के जनक वाटसन है। और किसने कहा था कि तुम मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो और जिसे जो कहो मैं अपने व्यवहार से बना दूंगा? तो वाटसन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 27 और 3 क्वेश्चन और आखिरी है, देखते हैं हम लोग। 27 में क्या है कि आपकी कक्षा में विशिष्ट बालक की संख्या आधे से अधिक है, आप विशिष्ट बालक किसे कह सकते हैं? किसे कहेंगे विशिष्ट बालक? देखिएगा, पहले समझिएगा इसको, फिर आंसर निकालिएगा। विशिष्ट बालक किसे कहेंगे? विशिष्ट बालक क्या होगा? देखिए, जो समान बालक हो, ठीक है, इसको एक लाइन में ऐसे समझाते हैं। समान बालक जो होगा, तो समान बालक से जो भी हट के होगा, अब हट के देखिएगा क्या होगा, या तो अच्छा होगा, अच्छा होगा तो क्या होगा, प्रतिभाशाली होगा, ठीक है, और अच्छा न हो तो क्या होगा, समान बालक से मंद बुद्धि होगा। ठीक है, एक लाइन इसकी परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा बनेगी कि जो समान बालक से हट के हो उसे विशिष्ट बालक कहेंगे। और विशिष्ट बालक में प्रतिभाशाली भी हो सकता है और जो है मंद बुद्धि भी हो सकता है, लेकिन समान कभी भी विशिष्ट बालक नहीं हो सकता है। इसलिए देखिएगा, विशिष्ट बालक किसे कहेंगे? प्रतिभाशाली को कहेंगे, मंद बुद्धि को भी कहेंगे। यानी उपरोक्त ख और ग आंसर क्या आ जाएगा आपका? ये आंसर आपका बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
आखिरी अब चल रहा है, आखिरी 2 प्रश्न और है इसके बाद। नई शिक्षा नीति का मसौदा किसने तैयार किया? तो कस्तूरी रंगन समिति ने क्या किया था? नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया था। किसने तैयार किया था? कस्तूरी रंगन ने इनके विषय बताए थे आपको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्या है कि बालक शिक्षा बाल विकास के अंतर्गत बालक का विकास नैतिकता से बताने वाले लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत नहीं है। कौन से सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के नहीं है? तो देखिएगा, इसमें आपको के 5 सिद्धांत, जब कभी क्लास आपको लेंगे डिटेल तो बताएंगे आपको। इनके 5 सिद्धांतों में बाल केंद्रित अवस्था ये नहीं होंगे, ठीक है। पूर्व केंद्रित अवस्था होगा, स्व केंद्रित अवस्था होगा, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था होगा, ठीक है। उसके बाद परंपराओं को धारण करने की अवस्था होगा, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था होगा, बाल केंद्रित अवस्था नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आखिरी 30वां क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा की एक बालक रोज राज कक्षा में देर से आती है। रोज लिखा हुआ है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। आपकी कक्षा की एक बालक रोज, ठीक है, तो इसका एक आंसर हम बता दे रहे हैं। आप कक्षा में देर से आता है तो आप क्या करेंगे? कभी क्लास में कुछ भी दिक्कत हो तो कारण जानने की कोशिश करिएगा। आपकी कक्षा में एक बालक रोज लेट से आते हैं, तो लेट से आते हैं तो क्या करेंगे? कारण जानने की कोशिश करिएगा। तो कारण वाला ऑप्शन कौन सा होगा? कक्षा में देर से आने का कारण जानेंगे, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि आदित्य क्लासेस अमन सर का एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है और उस सॉफ्टवेयर में आपको मात्र 10 रुपए में कुछ दिन के लिए, सीमित समय के लिए MCQ अनलिमिटेड बार आप इसको देख सकते हैं और इसको जो है आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। कुछ समय के लिए इसको लिया गया है, बाद में इसका रेट 100, 200, 500 भी समय देख के हो जाता है, ठीक है। आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी एक समय निर्धारित करेंगे जिसमें आपको लाइव क्लास होंगे, ताकि आपकी समस्याओं को देखते हुए मैं क्लास लूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।